से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। हमारा आज का वीडियो एक नए कार्यक्रम की ओर है और ये नया कार्यक्रम है NCERT का सीरीज। और आज से हमेशा कुछ समय के अंतराल पर हम आपको NCERT विषय से संबंधित हम आपको वीडियो उपलब्ध कराया करेंगे। और आज का जो हमारा पहला चैप्टर है 9 का ज्योग्राफी, और चैप्टर का नाम है बाबू भारत का आकार और स्थिति। और इस पे हम बात करेंगे कि भारत की वास्तविक स्थिति क्या है और इसके कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हुए इसके हर लाइनों पे बात करते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं। देख लेते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ये तो बात तो सही है। अगर आप भारत की संस्कृतियों को देखेंगे तो ये अपने आप में सबसे प्राचीन है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बात ये भी सही है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर भारत के 5 दशकों के इतिहास को देखेंगे, यानी 2000 पहले से अगर आप 5 दशक देखते हैं, यानी 50 साल पीछे जाते हैं और बाद के समय में जाते हैं, यानी मुगल काल में जाते हैं या आप दिल्ली सल्तनत के काल में जाते हैं तो आप देखेंगे, या प्राचीन भारत में जाते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के समय को देखेंगे, तो यानी पूरे विश्व के इतिहास में भारत का एक महत्वपूर्ण रोल है। इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो इसकी स्थिति को देख लेते हैं। भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति को अगर हम देखते हैं, भारत की स्थिति, तो भारत एक विशाल देश है और ये कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। आगे चलते हैं। चित्र 1.1 को आप देख सकते हैं, यहाँ चित्र देख लीजिए। और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर भारत की स्थिति को देखते हैं पूरे वैश्विक पटल पे, तो इसका विस्तार अक्षांशीय रूप से भी है और अब देशांतरीय रूप से भी है। फिर से देख लीजिए, अक्षांशीय रूप से भी है और देशांतरीय रूप से। यहाँ दिया गया है इसका मुख्य भाग 8 डिग्री उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर तथा 68 डिग्री पूरब से लेकर पूरब से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। साथ में एक और चीज़ भारत के बारे में देखेंगे तो भारत के बीचों बीच से, यानी भारत के बीचों बीच से अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको भारत आपको नजर आ रहा है, तो भारत के बीचों बीच से एक रेखा क्रॉस करती है, उसे क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और आपको पहले से पता है कि भारत के 8 राज्यों से, यानी भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। आगे देखते हैं। तो यहाँ दिया गया है कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी जो भारत से बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा का जो प्रभाव है हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र में देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? प्रायद्वीपीय क्षेत्र में देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं। ये हमारा कौन सा क्षेत्र है? प्रायद्वीपीय। और आपको पहले से पता है, एक और चीज़ देख लेंगे यहाँ, तो आपको पहले से पता है, यानी इस वाले भाग को आप क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट, और इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट। और आपको पहले से पता है कि जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलता है वो जगह कौन सा है? आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ। कौन है आपका? नीलगिरी पहाड़ियाँ। चलिए फिर से टॉपिक पे आते हैं। तो मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर भारत को अगर ठीक से देखेंगे तो ये भारत है, यानी भारत का दक्षिणी क्षेत्र है। यहाँ आपका कौन सा है? ये आपका बंगाल की खाड़ी, यानी ये वाला पूरा भाग है आपका क्या? बंगाल की खाड़ी। और इसी बंगाल की खाड़ी में आपका एक द्वीप समूह है जिसका नाम क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक। अगर फिर से यहाँ इसी चीज़ को देखें तो इसके इस वाले भाग को देखें तो आपका क्या? अरब सागर है। और इसी अरब सागर में भारत का एक द्वीप समूह है, उसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। आगे देखते हैं। आगे दिया गया, अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूह को विस्तार का ज्ञात कीजिए। और आपका क्या क्या है? अगर आपके पास एटलस वाले कोई भी किताब हो उसकी सहायता से देखिए इसकी वास्तविक विशेषताएं क्या है, यहाँ कौन कौन से जल संधि है, इसको आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। तो यहाँ दिया गया, क्या आप जानते हैं? डू यू नो, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा
बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। अगर आप 9वीं क्लास में रहे होंगे या अभी आप 9वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके जो टीचर होंगे यानी जो आपकी मैम होगी तो आपको ये बताई होगी कि जो भारत का जो सबसे दक्षिणी भाग था, यानी भारत का जो सबसे दक्षिणी भाग था, इसको देखें तो यहाँ आपका क्या था, यहाँ आपका कौन सा जगह था, इंदिरा पॉइंट। कौन सा जगह था आपका पॉइंट। और हुआ क्या कि 2004 में सुनामी आई और इस सुनामी का प्रभाव ये देखा गया कि जो इंदिरा पॉइंट पूरी तरह क्या हो गया, जलमग्न हो गया। आगे देखें, अब भारत के आकार को थोड़ा देख लेते हैं, यानी भारत की आकार क्या है, यानी वैश्विक पटल पे, यानी विश्व से अगर कंपेयर करें तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारत के भूभाग को अगर आप देखते हैं तो इसकी पूरी लंबाई चौड़ाई कितनी है आपकी, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक, आगे देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पूरे वैश्विक पटल पे भारत को कंपेयर करें, अगर आप पूरे वैश्विक पटल पे भारत को कंपेयर करें तो भारत का जो हिस्सेदारी कितनी है, 2.4% है। कितना आपका, 2.4% है। ठीक, चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ये किसके बारे में बात हो रही, यहाँ 1.2 देख पा रहे होंगे, यानी पहला क्षेत्रफल के आधार पे पहला बड़ा देश कौन है, रूस है। दूसरा कौन है आपका, कनाडा है। तीसरा आपका कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। चौथा आपका क्या है, कहीं ना कहीं चीन है। पांचवा आपका क्या है, ब्राज़ील है। छठा आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। और सातवां आपका कौन है, भारत है। इस बात को आप समझ सकते हैं। आगे देखिए, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारत के स्थल सीमा को अगर आप चेक करेंगे तो इसका विस्तार कितना है, 15,200 किलोमीटर। और आपको पता है कि भारत सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किसके साथ साझा करता है, पता है आपको क्या, बांग्लादेश के साथ। किसके साथ साझा करता है, बांग्लादेश के साथ। यानी सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किसके साथ साझा करता है, बांग्लादेश के साथ। आगे देखते हैं, और समुद्री तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7516.6 किलोमीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि स्थलीय सीमा का जो विस्तार है आपका 15,200 किलोमीटर है, और साथ में अगर आप इसके तटीय सीमा का विस्तार देखेंगे, यानी द्वीप समूह के साथ, द्वीप समूह मीन्स एक आपका लक्षद्वीप, दूसरा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो दोनों में मिला के आपको ये निष्कर्ष निकलता है कि भारत का जो तटीय जो सीमाएं हैं उसकी भी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा। और आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा तटीय सीमा का विस्तार गुजरात राज्य का है। आगे देखिए, भारत के उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा को देखेंगे, किसको देखेंगे, उत्तर पश्चिमी सीमा, तो यहाँ किसकी बात हो रही है, हिमालय। किसकी बात हो रही है, हिमालय, द ग्रेट हिमालय। तो यानी हिमालय हमारे लिए प्राकृतिक रोधक का भी काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, प्राकृतिक रोधक का काम कर रहा है। आप समझ सकते हैं, इस बात पे विचार आप कर सकते हैं कि अगर हिमालय नहीं होता तो भारत की स्थिति कैसी होती। यानी जिस प्रकार से भारत की वर्तमान जलवायु है, जिस प्रकार से भारत की वर्तमान राजनीतिक दशा है, जिस प्रकार से बाबू भारत की जो कहीं ना कहीं मौसमों की जो विशेषताएं हैं यानी विविधता हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलता। तो अपने आप में जो हिमालय क्या आपका वलित है, यानी नया है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इसके दक्षिण वाले भाग को देखेंगे, यानी भारत के दक्षिण भाग को देखेंगे, वो आपको कम चौड़ा नजर आता है। और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकड़ा होता गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप भारत के दक्षिणी वाले हिस्से में जाएंगे तो आपको संकड़ा होता चला जाता है। नीचे वाले भाग के बारे में बात कर रहे हैं, आगे देखते हैं। इसके पश्चिम में अरब सागर है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी। बात तो सही है, यानी भारत के पूर्व में देखते तो पूर्व में आपको क्या नहीं रहता, बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में क्या नहीं रहता आपको, अरब सागर। और आपको पता है कि इसी पूर्व में आपके बंगाल की खाड़ी में एक आपके भारत का द्वीप समूह, उसका नाम क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
और वही आपको पता है अरब सागर में कौन है आपका, कहीं ना कहीं लक्षद्वीप समूह। आगे देखते हैं चित्र 1.3 में देखिए अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। कहने का मतलब ये हुआ, हम जब अगले पेज में आएंगे तो वहाँ हम ये देखेंगे कि भारत के पूरे अक्षांश और देशांतर के विस्तार को देखेंगे, यानी उस मैप को आपको दिखाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर ठीक से कैलकुलेशन किया जाए तो ये कितना निकलता है, 30 डिग्री निकलता है। परंतु फिर भी पूर्व और पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। लेकिन फिर भी हमें एक बात पता है कि भारत का, लेकिन आपको पता है कि भारत का जो आपका पूर्व और पश्चिम का भाग है, यानी उत्तर और दक्षिण के तुलना में कम चौड़ा प्रतीत, यानी कम उसकी लंबाई है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 समय का अंतर है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा भारत का जो पश्चिमी राज्य है, भारत का जो सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात, और भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, दोनों के समय में आपको कितने समय का अंतर मिल रहा है, 2 घंटे। कितने समय का अंतर मिल रहा है आपको, 2 घंटे का अंतर मिल रहा है। इस बात को समझने होंगे। इसलिए अतः 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है। इसलिए हम पूरे भारत के समय को एक जैसा निर्धारण करने के लिए हमने क्या मान लिया है, एक मानक यामोत्तर। हमने क्या मान लिया, एक मानक यामोत्तर मान लिया है। और ये भारत के कौन सी जगह से गुजरती है, यानी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नामक जगह से गुजरती है। आगे देखते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ अक्षांश का जो प्रभाव है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं दिन और रात पर देखने को मिलता है। आगे बाबू देखते हैं, ठीक। अब थोड़ा भारत और विश्व को थोड़ा देख लेते हैं। तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप भारतीय भूखंड को देखते हैं तो इसकी अवस्थिति कहाँ है, कहीं ना कहीं इसकी जो स्थिति आपके पूर्व और पश्चिम के मध्य में। कहाँ आपका, पूर्व और पश्चिम के मध्य में। आगे देखें, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के दक्षिणी विस्तार है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर भारत की स्थिति को देखते हैं तो ये एशिया का क्या आपका है, दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिमी यूरोपीय देशों और पूर्वी देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर भारत की स्थिति को अगर आप देखना चाहते हैं, कहाँ देखना चाहते हैं, हिंद महासागर में। कहाँ देखना चाहते हैं आप, हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर के बीचों बीच है, कौन बीचों बीच है, भारत की स्थिति। आगे देखेंगे, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप दक्षिण के पठार को देखेंगे तो ये प्रायद्वीपीय पठार में इसका विस्तार हर जगह। आगे देखिए, पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे भारत देश का जो तटीय स्थिति है, यानी जो तटीय राज्य हैं, उस तटीय राज्यों के माध्यम से यूरोप से भी व्यापार होते हैं, और साथ में कहीं ना कहीं जो हमारे जो इंडोनेशिया है, यानी जो हमारे आसियान कंट्रीज़ है उसके साथ भी व्यापार होते हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं, यानी कहने का मतलब ये हुआ हिंद महासागर में जैसी स्थिति भारत को देखने को मिलती है वैसी स्थिति आपको कहीं भी देखने को, यानी किसी भी दूसरे देश को देखने को आपको नहीं मिलती है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो हिंद महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है, इसलिए रखा गया है क्योंकि भारत की स्थिति अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ एक चीज़ दिया गया है, सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब 1869 में जब सुएज नहर खुल गया तो जो भारत और यूरोप के बीच में जो दूरी थी पहले ज़्यादा थी, वो क्या हो गई आपकी, कम हो गई। मैं आशा करता हूँ कि ये हमारा जो कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो ये 9वीं क्लास का जो भूगोल है, यानी जो ज्योग्राफी है, उसका पहला भाग है। दूसरे भाग काफ़ी जल्द उपलब्ध करा दिया जाएगा। थैंक यू।